अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज इमरान खान कहते हैं कि कौम अदलिया के साथ खड़ी है। मैं खान साहब को ये याद दिलवाना चाहती हूँ कि माजी में बहुत से मौक़े ऐसे आए जब कौम तो अदलिया के साथ खड़ी थी मगर आप खड़े नहीं थे। हमें अदलिया के साथ खड़े होने का सिर्फ उसी वक्त ख्याल क्यों आता है जब हमारा सियासी मफाद अदलिया से जुड़ा हो। खान साहब, जब आज 7 अप्रैल 2022 को आपके स्पीकर की तरफ से कौमी असम्बली को तहलील करने और तहरीक अदम एतमाद से रोकने को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया, तब PDM अदलिया के साथ खड़ी थी, लेकिन आप नहीं खड़े थे। तब PDM के लोग आइन और कानून की बालादस्ती की दुहाई दे रहे थे, मगर आपको शिकवा था कि आधी रात को अदालतें क्यों खोली गई। खान साहब, जब परवेज मुशर्रफ को गद्दारी के मुकदमे में अदालत ने सजाए मौत सुनाई तो तब भी कौम अदलिया के साथ खड़ी थी मगर आप नहीं खड़े थे। आपकी पार्टी ने सजा सुनाने वाले जज की जहनी हालत पर सवालात उठाए, तब भी कौम आइन और कानून की बालादस्ती के साथ खड़ी थी मगर आप नहीं खड़े थे। आपको अदालतों से लगभग 150 मुकदमात में इंसाफ चाहिए। क्या इसीलिए आज कौम अदलिया के साथ खड़े हैं? यानी जब फैसला हक में आए तो बहुत अच्छा, जब फैसला मुखालिफ आए तो अदालतों पर चढ़ाई। इसी मामले में PDM की सियासी जमातें भी खान साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हैं। आजकल PDM खुसूसन नून लीग की कौम अदलिया के साथ नहीं खड़ी है। जब आधी रात को अदालतें लगी और शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए, तब PDM के लोग अदलिया के साथ खड़े थे, लेकिन आज नहीं खड़े। छुट्टी के रोज अदालत लगे और नवाज शरीफ को जमानत मिले तो अदलिया के साथ खड़े होते हैं, मगर इमरान खान को जमानतें मिले तो नून लीग अदलिया के साथ खड़ी नहीं होती। अदालत इमरान खान को पकड़ने का कहती है तो सारी रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ जमान पा के बाहर जमा हो जाती है, मगर अदालत इलेक्शन कराने का कह दे तो हुकूमत को यह फैसला जमीनी हकायक के मुताबिक नहीं लगता। तब PDM अदालत के साथ खड़ी क्यों नहीं होती? अदालत नवाज शरीफ को सजा सुनाए तो नून लीग को इंसाफ के पलड़े बराबर नहीं लगते, तब आप अदालतों के साथ खड़े नहीं होते। अदालत मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ को लंदन जाने की इजाजत दे दे तो वही पलड़े मतवाजन हो जाते हैं। नाजरीन, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मुल्क में कोई भी सियासी जमात अदलिया के साथ नहीं खड़ी? हाँ, वो तब ज़रूर खड़े होते हैं जब अपने सियासी मफादात वाबस्ता हो जाएं। तो सवाल ये उठता है कि सियासतदानों के दरमियान डेडलॉक की सूरत हाल में पहले खुद अदलिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अदलिया बीच में आ जाए तो समझ लें कि अदलिया के खिलाफ मुहिम का वक्त हुआ चाहता है। सवाल उठता है कि सियासी जमातों ने अदलिया को पंचिंग बैग क्यों बना रखा है? सबको मेरिट की बजाय सेलेक्टिव जस्टिस क्यों पसंद आता है? सबको आइन की बालादस्ती के बजाय अपनी अपनी तशरीह क्यों पसंद है? तेरा जज मेरा जज, इस सब का झगड़ा क्या है? अब एक बार फिर से इलेक्शन कराने के डेडलॉक पर तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KPK के इंतखाबात को डिले करने के मामले को चैलेंज कर रखा है। PTI का भी स्टांस है कि दोनों सूबों में आईनी मुद्दत में इंतखाबात ना करवा कर इलेक्शन कमीशन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और कोर्ट ऑर्डर से इनहराफ कर रहा है। अदालत इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को ही इलेक्शन कराने का हुक्म दे। अब देखना यह है कि मुल्क में जारी सियासी और आईनी बहरान को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे अब सामने आती है। कानूनी माहिरीन का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए ताकि कोई भी फरीक अदालती फैसले को सियासी और इसको कंट्रोवर्शियल ना बना सके। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने सूबों में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था तो एक फरीक ने खुशी के शादियाने बजाए तो दूसरे फरीक ने इंसाफ के पलड़े बराबर करने की मुहिम चला दी। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आइन की बालादस्ती का एक बहुत बड़ा सवाल है और सारी नजरें मुंसिफों पर लगी है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में आइन सुप्रीम है या फिर चंद ताकतवर अफराद। सियासतदान अदालत के साथ खड़े हो ना हो, मगर अवाम हमेशा अदलिया पर एतमाद करती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आइन की मुहाफिज है। एक आइन ही है जिसने पूरे मुल्क को जोड़ कर रखा है। आइन और मुल्क की बुनियाद ही इलेक्शन है। अगर इलेक्शन को ही इल्तवा में डाल दिया जाए तो इस ममलिकत खुदादात का आखिर बनेगा क्या? नाज़रीन, अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले को बैक कर रही है और इसे आइन के मुताबिक करार दे रही है, मगर उन्हीं की इत्तेहादी जमात
पीपल्स पार्टी, उनके अक्सर रहनुमा इलेक्शन कमीशन के फैसले से बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे हैं और वो खुद इस फैसले से दूर रख रहे हैं। यही सवाल जब हमने कल अपने प्रोग्राम में नून लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी इतनी ही जमहूरी जमात है तो सिंध असम्बली तोड़कर इलेक्शन क्यों नहीं करवा देते। क्या कहा राना तनवीर हुसैन ने, जरा देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिफिकेशन को भी नहीं मानती है और इन इकदामात को में आपके साथ खड़ी भी नहीं है। वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं एक ऐसी जमहूरी पार्टी है जो लोगों के घरों पर जाकर, अपने सियासी मुखालिफिन के घरों पर जाकर छापे मारने की हिमायत एटलीस्ट हम लोग नहीं करते हैं। इतने अगर हैं, मुझे नहीं पता, अगर हैं तो वो सिंध असम्बली तोड़ दें और वो भी इलेक्शन करवा दें। इसमें क्या जमहूरी है तो हाँ, तो वो अच्छा वो जमहूरी है, आप लोग जमहूरी नहीं है यार। वो आप कह रहे हैं ना कि बड़े जमहूरी हैं, अगर जमहूरी है तो फिर बताएं ना कि जमहूरी है। वो कह रहे हैं ना कि हम जमहूरी हैं, हम इस तरह के गैर जमहूरी रवैयों की हिमायत नहीं करते। मैं उनकी क्या बात पे कमेंट करता हूँ, वो कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते होंगे, लेकिन हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो नाजरीन, कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आगे बढ़ेगी तो क्या इत्तेहादी हुकूमत में फूट पड़ सकती है, क्या ये नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्को के बरक्स आया तो क्या तब भी इमरान खान और उनकी पार्टी ऐसे ही अदलिया के साथ खड़े होंगे जैसे आज खड़े हैं, या फिर माजी की तारीख दोहराई जाएगी। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। अंदलीब साहिबा, सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों ने रुजू तो कर लिया है, पीडीएम हुकूमत के उनके जो आईनी माहिरीन हैं उनकी एक अपनी राय है, इलेक्शंस को डिले करने के हवाले से आप लोगों का अपना एक रवैया है, लेकिन हम आज इस चीज़ को देख रहे हैं कि सियासी जमातें अदलिया के साथ अपने अपने सियासी मफादात को सामने रखकर ही क्यों खड़ी होती हैं। कल को अगर फैसला आप लोगों की तवक्कुआत के बरक्स आता है तो क्या आज आप हमें ये कहती हैं कि आप कल भी अदलिया के साथ ऐसे ही खड़े होंगे जैसे आज खड़े हैं? शुक्रिया शाजिया। ये तो देखें, फैक्ट्स पे जाते हैं ना। जो अदलिया के साथ एक हिस्ट्री है, एक तारीख है, उसकी तो कोई मिसाल नहीं है ना। जहां तक PMLN का ताल्लुक है, 150 मुकदमे खान साहब पे कर दिए, आप सोचें। और वो सारे मुकदमे क्या है जी, बगावत है, दहशतगर्दी है, ये वो है, और फिर कहते हैं जी आपने भी मुकदमे किए थे। इनके जो मुकदमे हैं वो तो अवाम पे डाका डालने के थे, और वो आपको याद होगा वो मुकदमे क्या थे। 1100 अरब रुपया इन्होंने चोरी किया हुआ है। 95% जो मुकदमे हैं वो हमने नहीं किए, वो पीपल्स पार्टी ने इन पे किए हुए, इन्होंने पीपल्स पार्टी पे किए। जहां आप 95% केसेस उनके कैसे कंपेयर करती हैं? लॉजिक देखें, उनके 1100 अरब करप्शन, अवाम का पैसा खाना, प्रूवन केसेस एक दूसरे के ऊपर, जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर किए, हमने तो नहीं किए। एक दो केसेस होंगे जो हमारे जमाने में हुए, यहाँ 147 केस, और सारे के सारे अब हुए, हर रोज 10 नए केस, और सारे क्या, बगावत, दहशतगर्दी, तौहीन, फलाना ढींगना, कोई केस करप्शन का नहीं है। उसके बावजूद देखें कि ये लोग किस ढटाई से आके कहते हैं कि अगर हमें उसको कुचलना पड़े, अगर इस फितने मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने असम्बलियाँ भी तहलील कर दी, आप लोगों ने प्रॉपर एक तहरीक चलाई, जलसे जुलूस, खान साहब पर हमला भी हुआ, सब कुछ हुआ, मकसद एक था असम्बलियाँ तहलील करने का, अर्ली इलेक्शन, 90 रोज़ में इलेक्शंस हो जाएं। वो अब नहीं हो रहा। आपकी तो सारी एक्सरसाइज बेकार नहीं चली गई? शाजिया, पहली बात तो यह है कि ये एक जहाद है। जहाद के अंदर आप सारा वक्त लड़ाई करते हैं, यू फाइट, सम फाइट्स यू लूज, सम यू विन, बट यू फाइट, आप नहीं गिव अप करते, नंबर 1। नंबर 2, ये केस जो है ये जबरदस्त केस है, ये टेस्ट है वाकई कि जी 90 दिन के अंदर तो आईन ने लिखा हुआ है। अब सारे वकील जो हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपके अगेंस्ट है, सब कहते हैं जी आईन शिकनी हुई है, इन्होंने आईन को तोड़ा है। इन्हीं चीजों के इशारे परवेज इलाही साहब आपको दे रहे थे असम्बलियाँ तहलील करने से पहले, आप लोग नहीं समझ पाए। वो एक सीनियर समझदार, उनका तजुर्बा भी आप लोगों से ज़्यादा, खान साहब से ज़्यादा, वो इन सब चीज़ों को देख रहे थे, भांप रहे थे। नून लीग की सियासत को आप लोगों से ज़्यादा परवेज इलाही समझते हैं, जानते हैं, तो आप लोगों ने ये गलती नहीं की उनकी बात ना मान के? शाजिया, ये जबरदस्त स्ट्रेटजी है। आप देखें ये किस तरह से कूद कूद के, मैं कह रहे थे कि करो असेंबलियां, अब ये दीवार तो वो तो कह रहे हैं हमने ट्रैप किया है,
वो तो मान गए कि हमने ट्रैप किया है और आप ट्रैप हो गए। ये देखें, ये इंतखाबात तो होने पड़ेंगे और इनको करवाने पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ इनको पेनल्टीज भी होंगी, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जी वो जी पैसे नहीं है, ओ जी सिक्योरिटी नहीं है। मुझे बताएं कि एक जमात आके कहे कि जी 3 साल वो खत्म हो जाए, उसके बाद कहे जी 3 साल तुम्हारे पास पैसे नहीं होने क्योंकि IMF नहीं आया, तो 3 साल अब जिस जमात का दिल करेगा जो नहीं परफॉर्म कर सकी वो 8 साल 10 साल, तो क्या फर्क रहा ज़ियाउल हक में जो मुझे एक बात बताएं, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पिछले साल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ PDM की हुकूमत इंतखाबात करवाने पर सब कुछ राज़ी हो गए थे, मान गए थे, लेकिन एक शर्त आप लोगों के सामने रखी गई थी कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, लेकिन आप लोगों का तो जो जल्द इलेक्शंस का मुतालबा था वो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लोग सिर्फ 25 मई तक का इंतज़ार कर लें, 29 मई तक का इंतज़ार कर लें, क्योंकि कतर में मुज़ाकरात होने थे IMF के हवाले से, और उसके बाद हर कोई राज़ी था इंतखाबात के हवाले से कि इंतखाबात की डेट अनाउंस हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने अपना जो था वो लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया। उसके बाद लॉन्ग मार्च का भी हाल हम सब लोगों के सामने है, तो क्या ये गलती नहीं थी आप लोगों की? अच्छा शाजिया, एक तो आप उस बंदे की बातें ये कोट कर रही हैं जो कहता है कि मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था, और वो सलसल ये बातें करी जा रहा है। तो उस बंदे की बातों के ऊपर तो वो खुद मुकर गया कि मैंने नहीं कहा था ये, और मैं वो किसी और सहाफी को फोन करके कह रहा है कि इसको जरा ठीक कर दो। मैं तो आपको बता रही हूँ जो पार्टी के अंदर है, 2 भाई माशाल्लाह, एक की लॉबी ये है, एक की लॉबी वो है। वो एक कहता है जी मैंने वापस आना है, दूसरा कहता है मैंने वजीर आजम रहना है, एक कहता है मेरी बेटी अच्छी है, दूसरा कहता है मेरा बेटा अच्छा। ये तो हाल है। इन्होंने, मैंने तो कहा बेस्ट, हमारे बेहतरीन खिलाड़ी इस वक्त मरियम नवाज हैं, हम उनकी मैन ऑफ द। लेकिन मरियम नवाज के नजदीक अभी इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा वो बराबर होंगे कैसे। खाकान अब्बासी ने कल कहा है, परसों कहा है कि जी हमने 71 के बाद सारे इलेक्शंस जो थे वो फिक्स थे, जिसका मतलब है 5 दफा पीपल्स पार्टी आई और 5 दफा ये आए हैं, तो इसका मतलब 5 दफा फिक्स्ड होके आए हैं। अब इनको ख्याल है कि फिक्स्ड है। जब इनकी सारी हकीकत सामने आ गई, 13 पार्टियां मिलके एक इलेक्शन नहीं जीत सकी। ये इमरान खान से 8 में से 7 इलेक्शन हार गए। इस वक्त मेरे आपसे ज्यादा स्मार्ट जो है ना लोग हैं, वो आपकी मेरे कच्चा छट्टा लगा के पूरे एविडेंस के साथ सब चीजें जो हैं वो आ गई हैं, और उस एविडेंस में आया है कि जो PMLN ने किया है वो अदालतों के साथ उसकी कोई नजीर ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक की रहनुमा मेरे साथ थी। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपका। लगारी साहब, इलेक्शन की ताख़ीर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ऑलरेडी जा चुकी है। मरीम नवाज साहिबा एक बार फिर उन्होंने कहा है कि इंसाफ के तराजू के जो पलड़े हैं ये बराबर नहीं हैं, मामला अदालत में है। ये तराजू के पलड़े आपके नज़दीक कैसे बराबर होंगे? कैसे नून लीग स्पेशली मरियम नवाज को लगेगा कि हाँ अब इंसाफ हुआ है? नहीं, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आएगी, कोई इसको समझ नहीं सकेगा, क्योंकि इस तरह के पहले बहुत से पाकिस्तान में तमाशे होते रहे हैं और हमने तमाशे को देखा। और अभी क्या हुआ है, अभी जिस इलेक्शन का इल्तवा किया हुआ है वो आईनी मुद्दत में हो रहे। जब ये तय था, आपके इल्म में है कि 12 जनवरी को चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली तोड़ने का ऐलान किया और गवर्नर ने तोड़ी, तो 2 दिन के बाद 14 जनवरी को जो है वो असेंबली टूट गई। 14 जनवरी से 14 अप्रैल तक 90 दिन हो रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को फैसला दिया तो फिर आगे की मुद्दत क्यों रखी गई? उस हिसाब से तो 14 अप्रैल की तारीख मिलनी चाहिए। और फिर जो है 106 दिन बनाकर दिए गए कि 106 दिन के बाद 30 अप्रैल को इलेक्शन जो है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये आयन शिकनी का मामला अब रह नहीं गया? फिर नहीं, 16 मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ना तो सुप्रीम कोर्ट को ये हक है कि वो आयन के खिलाफ तो फैसला दे। जब ये आप खुद कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, फैसले में कह रहे हैं, तो फिर 90 दिन में तो फिर भी तारीख नहीं मिली ना। तारीख तो 106 दिन की मिली ना, 106 दिन बाद की मिली।
तो 90 दिन वाली बात तो हवा हो गई ना। फिर उस वक्त क्यों इमरान खान को एतराज नहीं हुआ, क्यों उस दिन पीटीआई को एतराज नहीं हुआ, क्यों उस वक्त सदर मुमलिकत को एतराज नहीं हुआ, क्यों उस वक्त कोई और जो थे उनको एतराज नहीं हुआ। अब क्यों एतराज हो रहा है जब पहले ही 16 दिन आगे बढ़ाकर तारीख दी गई थी? तो उसका क्या मसला पैदा हो गया था? हाँ जी, वो जरूरत थी कि कागजात की नामजदगी, फिर उसके बाद कागजात दखल होना, फिर उसकी जांच पड़ताल। तो आप जांच पड़ताल के दिन कम कर देते ना, आप इलेक्शन कैंपेन के लिए दिन कम करते थे। लेकिन जब अगर आइन कहता है कि 90 दिन में होने चाहिए तो भाई 90 दिन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा था कि अगर टाल मटोल से काम लिया गया इंतखाबात करवाने के हवाले से तो फिर हम मदाखलत करेंगे। तो अब सुप्रीम नहीं, टाल मटोल की बात क्या है? पहले कैसे हो गया? पहले क्यों नहीं कहा गया कि आप जो है 90 दिन के, जब आप 90 दिन का फैसला दे रहे हैं तो 90 दिन पर होना चाहिए ना इलेक्शन। फिर 106 दिन की मुद्दत कैसे हो गई? 106 दिन के बाद की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी और सदर मुमलिकत। ये मामला तो और पेचीदा हो गया। कब इसमें देखना क्या है, अगर मुद्दत के बाद 90 रोज का पहले ही डिले हो चुका है, 14 अप्रैल तक मुद्दत पूरी हो रही थी, फिर 106 दिन दिए गए 90 दिन को छोड़कर, तो फिर मामला कैसे देखा जाएगा? सिर्फ मामला की तारीख ये जाएगा कि फिर जब अगर एक दफा हो गई है तो फिर इसको और भी आगे बढ़ाया जाए। तो वो तो ऑलरेडी पीडीएम बढ़ा चुकी है। मैं कभी भी आइन के बरक्स फैसला, किसी भी फैसले की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आइन के बरक्स हुआ है। आपको अगर 90 दिन के लिए आपने हतमी फैसला देना है तो फिर कहेंगे जी 14 अप्रैल को इलेक्शन करें, व्हाट कम में, चाहे आसमान टूट पड़े, आप कहते हैं जी आप इलेक्शन जो है वो 14 अप्रैल को करवाएं। 14 अप्रैल को तो नहीं हुए, बिल्कुल सही। 14 अप्रैल को नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर अगर बढ़ सकते हैं 16 दिन तो फिर 16 महीने भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और अगर बढ़ गए हैं 8 अक्टूबर को और तहरीक-ए-इंसाफ आपको लगता है कि अगर ये समझती है कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो उनको तो कोई खास कैंपेन करने की भी ढकोसला है। हाँ, ये एक ढकोसला है कि पॉपुलैरिटी इतनी है। कौन सी पॉपुलैरिटी है? आप इसको पॉपुलैरिटी कहेंगे? एक्टिवेट होता है वोट बैंक, एक पार्टी का हो जाता है, एक का वोट बैंक या एक का वर्कर जो है वो जोश में आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा। तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ को इतनी जल्दी क्यों है? तहरीक-ए-इंसाफ अब जाहिर है जैसे जैसे और हालात खराब होंगे तो तहरीक-ए-इंसाफ के हक में जाएगी ना बात। महंगाई बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है, लोग आटे की लाइनों में लाकर मर रहे हैं। तो एजेंडा, अगर एजेंडा किसका है? असल मसला ये है कि इस वक्त ये जल्दी क्यों पैदा की गई। हाँ, उस वक्त जो है वो इमरान खान जब हटाए गए, फिर उस वक्त आइन की जो खिलाफ वर्जी की थी फवाद चौधरी ने और कासिम सूरी, उस वक्त क्या कार्रवाई हुई? यानी आइन को मजाक बना रखा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाई हुई? दैट वाज द एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज द सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज द सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब हो गया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कार्रवाई की? तो पहले जब आइन को तोड़ा गया, आइन को जो है तोड़ मरोड़ कर एक तरफ रख दिया गया और अपना फवाद चौधरी ने आर्टिकल 5 पढ़ा, फिर सूरी साहब ने जो है वो उस पर अमल किया और कहा कि जी मैं आर्टिकल 6 के तहत फैसला दे रहा हूँ कि जी ये करारदाद मुस्तरद कर रहा हूँ, जो ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसको मुस्तरद कर रहा हूँ। जब ये नहीं था, जब उस दिन आइन तोड़ा गया तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया? ये तो तमाशा नहीं चल सकता है। तो अब ये गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ जैसे कल जलसा किया, जो कल सारा दिन हाल रहा, कंटेनर्स लोगों को उठाना पकड़ना, ये सूरत हाल ऐसे कब तक चलेगी? 8 अक्टूबर तक हम फिर यही एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। एक भी सियासी कारकुन को नहीं पकड़ा जाना चाहिए, पहली बात। हाँ। लेकिन उस वक्त जब 48,000 कारकुन जेलों में पड़े हुए थे, मैंने खुद जाकर देखा था। ये ज़ियाउल हक के दौर में, हमारे की मोहम्मद में, मैंने भान सईदाबाद में, मैंने जाकर जो है वो जोही में और उसके बाद वाही पांधी में, मैंने जो है मेहर में, दादू में, खैरपुर नासिर शाह में, काजी अहमद में, मोरों में लाशें बिछी हुई देखी थी और सैकड़ों की तादाद में। कौन उस वक्त जो है वो कह रहा था सियासी कारकुन अभी जितने गिरफ्तार नहीं हुए उतने एक दिन में मार दिए गए थे, गोलियां मारी गई थी डायरेक्ट। तो ये भी तो पाकिस्तान में सियासी कारकुनों पर हुआ है ना। लेकिन आगे नहीं होना चाहिए ना, माजी नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक की भी गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, एक को भी मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान जो आप जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, चंद रोज पहले उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जिस तरह मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करने का प्लान बनाया था और मुर्तजा भुट्टो को कत्ल किया, वैसी ही प्लानिंग इमरान खान के खिलाफ हो रही है। तो क्या रासत को इसको संजीदा नहीं लेना चाहिए? नहीं, ये तो ढकोसला है ना जो फैलाया जा रहा है।
कौन इनको मारने की जरूरत कर सकते? इमरान खान साहब पर हमला हुआ वजीराबाद में, आज तक कोई एक बात बताए? सबसे पहली जरूरत ये होती है कि आपका मेडिको लीगल बनता है सर्टिफिकेट, तब आप जाकर अपना मुकदमा दर्ज करवाते हैं। इनने किसी सरकारी अस्पताल में दिखाया है अपने आप को चेक एक तो मुकदमा दर्ज हुआ नहीं और दूसरा गोलियां तो लगी ना, और फौरन बाद जो एतराफी बयानात वो उस मुलजिम के चलना शुरू हो गए थे। नहीं, मेरी बात सुने, अगर गोली लगी है ना तो आप जाकर पहले तो मेडिको लीगल देना। आपको पता है ना, आप छापी हैं, आपको तो पता है सबसे पहली कार्रवाई होती है मेडिको लीगल बनवाना। वो सर्टिफिकेट बनवाना होता है कि जनाब डॉक्टर कहता है, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ये कहता है कि यहाँ गोली लगी, यहाँ छर्रा लगा, यहाँ ये लगा है, तब जाकर वो केस अपना प्रूफ की तरफ जाता है। यहाँ कैसे होगा? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं ना। फिर जब आप नहीं जाते हैं अस्पताल और जाकर अपने जख्म नहीं दिखाते हैं और डॉक्टर का मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नहीं बनता है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट सबसे शौकत खाना में एडमिट तो रहे थे ना इमरान खान? भाई शौकत खान अब कहाँ की सरकारी अस्पताल हो गई? उसका क्या ताल्लुक है? वो ऑर्थोपेडिक का अस्पताल है क्या? वो तो जो है क्या? और यहाँ पर जो हमारे लीडर्स हैं वो सरकारी अस्पतालों में दाखिल होते हैं क्या? नहीं होते हैं, लेकिन ये उन पर गोलियां चली हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे गोलियां लगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की अगर हालात देखें तो जर्मन आमिर एडोल्फ हिटलर का एक वाक़या याद आता है कि एक बार हिटलर ईवान में अपने साथ एक मुर्गा ले आया। सबके सामने ही हिटलर ने मुर्गे के पंख यानी पर नोचने शुरू कर दिए। मुर्गा दर्द से बिलबिलाता रहा, मगर हिटलर ने एक एक करके उस मुर्गे के सारे पंख नोच कर ज़मीन पर फेंक दिए। फिर हिटलर ने जेब से कुछ दाने निकाले, वो दाने निकाल कर मुर्गे को डाल दिए। मुर्गा अपनी तकलीफ़ भूलकर दाना चुगते चुगते हिटलर के पीछे चल पड़ा। हिटलर दाना डालता रहा और बग़ैर परों वाला मुर्गा तकलीफ़ में दाना चुगता रहा। मुर्गा जब हिटलर के पाँव में आ गया तो उस मौके पर हिटलर ने एक तारीख़ी जुमला बोला कि जमहूरी ममालिक में अवाम इसी मुर्गे की तरह होते हैं। लीडर्स पहले अवाम का सब कुछ लूट कर उन्हें अपाहिज बनाते हैं, फिर थोड़ी सी खुराक देकर उनके मसीहा बन जाते हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान के हालात पर नज़र डालें तो हिटलर की बात सच मालूम होती है कि अवाम की गुर्बत की तकलीफ़ में आज चीखें निकल रही हैं, फिर भी मुफ्त आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं लोग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुफ्त आटा स्कीम पर वज़ीर-ए-आज़म तो फ़ख्र कर रहे हैं, मगर आटे की लाइनों में भगदड़ मचने से अब तक 6 अफराद दम तोड़ चुके हैं। ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं कि जैसे मुल्क में कहत पड़ चुका है। सवाल उठता है कि एक ज़रई मुल्क की आवाम आटे के लिए आज भिखारी क्यों बन गई है? इस बदहाली का जवाब कौन देगा? आज जितने भी चेहरे हुकूमत में हैं, बरसों से यही लोग बारी बारी इसी चक्कर में घूम रहे हैं, बारी बारी हुकूमतें कर रहे हैं। तो ये लोग मुआशी बदहाली की जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय अब भी ब्लेम गेम क्यों कर रहे हैं? नाजरीन, दूसरी तरफ देखें तो IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात महीनों से जारी हैं, लेकिन मुज़ाकरात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ना बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को डॉलर्स मिल रहे हैं। IMF के साथ मुआहदे की ताख़ीर की वजह से पाकिस्तान का मुआशी बहरान मज़ीद संगीन तर होता जा रहा है। अब IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे को दूसरे ममालिक की यकीन दहानी से जोड़ दिया है कि पहले फाइनेंसिंग की गारंटियाँ लाओ फिर मुआहदा होगा। लेकिन चीन के अलावा दूसरे दोस्त ममालिक मदद करने से पहले सोच में पड़ गए हैं। चीन ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का सेफ डिपॉजिट कर्ज रोल ओवर कर दिया है। अब हुकूमत को सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से भी फाइनेंसिंग की उम्मीद है, मगर दोस्त ममालिक की तरफ से माली मदद में हिचकिचाहट को मौजूदा हुकूमत की नाकामी से जोड़ा जा रहा है। एक तरफ हुकूमत IMF के साथ $6 अरब की अदायगियों के हवाले से मामलात फिक्स करने में लगी है, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोल पर ₹50 सब्सिडी देने की बढ़त मुआहदे की राह में रुकावट बन रही है। IMF का यह शिकवा है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से हमें तो एतमाद में नहीं लिया, जिससे एक बार फिर आलमी इदारे के साथ एतमाद का फुकदान बढ़ गया है।
अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान अभी तक अपने घर को ठीक करने के लिए तैयार नहीं? कर्ज पर आखिर कब तक अय्याशियाँ होंगी? दूसरी तरफ मुआहदा अभी हुआ नहीं, मगर इसके असरात मुल्क के कोने कोने तक पहुँच चुके हैं। मुल्क में महंगाई की शरह 46% से तजावुज़ कर चुकी है। 2 वक्त की लोग रोटी पूरी करने के चक्कर में आधे हो गए हैं। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये हुकूमत तो मईशत ठीक करने और महंगाई को ख़त्म करने आई थी, इसीलिए इमरान खान को घर भेजा था। 1 साल हो गया है, हुक्मरानों के अपने सारे केसेस, अपने मसाइल एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन एक आवाम बची है जिन्हें 1 साल में महंगाई और तंगदस्ती के सिवा कुछ नहीं मिला। कारोबार जमूद का शिकार हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। हुकूमत की तरफ मुआशी इस्लाहात ना होने पर भी एतराज़ात उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि IMF के राज़ी ना होने की वजह हुकूमत की नाकामी है या फिर IMF के डू मोर के मुतालबे हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान पहले भी कई बार आलमी मालियाती इदारे से बेल आउट पैकेज ले चुका है, लेकिन इस बार इतनी सख्ती क्यों की जा रही है? फिर इमरान खान साहब ने जो मुआशी तरक्की के लिए 10 नुकाती एजेंडे का ऐलान किया है, इसमें क्या नई बात है कि वो हुकूमत में आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? इतना आसान है क्या ये सब कुछ? मैं बात करूंगी माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, IMF ने तो अब साफ साफ कह दिया है कि अपने दोस्त ममालिक की गारंटीज़ को आप लेकर आएँ, दोस्त ममालिक से पैसे लें तो हम आपको पैसे देंगे। क्या इससे पहले भी आपको याद पड़ता है कि IMF का रवैया इतना सख्त हुआ है पाकिस्तान के साथ जो अब की बार हो रहा है? ये आपने हिटलर के बारे में एक तारीखी वाक़या बताया है। एक मुख्तसर सा वाक़या और भी सुन लीजिए। ये 13वीं सदी का अब्बासी खलीफा का अमीरुल मोमिनीन और उसका बगदाद के अंदर अपनी ऑपोजिशन के साथ हो जाता है झगड़ा, और बहस चल रही थी पूरे बगदाद के अंदर ऑपोजिशन और अमीरुल मोमिनीन के दरमियान कि कव्वा हलाल है या हराम है। अब अंदर बहस ये चल रही है कि कव्वा हलाल है या हराम है, और बाहर बगदाद के हलाकू खान की फौज बैठी है, और हलाकू खान के मुतालिक ये मशहूर था कि वो जिस शहर पे कब्जा करता है कम से कम आधे शहर को आग लगा देता है और कम से कम आधे शहरियों को हलाक कर देता है। ये खतरा बाहर खड़ा था बगदाद शहर के, और बगदाद शहर के अंदर बहस हो रही थी कि कव्वा हलाल है या हराम है। तो ये 13वीं सदी का वाक़या है, और आज लग रहा है कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल हम बहस कर रहे हैं कि इमरान खान का जलसा कितना बड़ा था, हम बहस कर रहे हैं कि उसके ऊपर मुकदमा उसको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, हम बहस कर रहे हैं कि हुकूमत क्या। ये बहस नहीं हो रही कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का जो प्रॉब्लम है वो महंगाई का प्रॉब्लम है। आपने बताया कि वो 45% तक महंगाई की शरह जो है वो पहुंच गई है। उसका हल क्या करना है? रियासत के पास डॉलर्स का एक संगीन, एक शदीद, एक खतरनाक किस्म का बहरान, यानी कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है, और हमारे पास कोई 3 या 4 हफ्ते से ज्यादा के इंपोर्ट के पैसे नहीं, और यहाँ पे हो रही है कि कव्वा हलाल है या हराम। तो यकीन जानिए कि इस वक्त जितने भी ताकत के सरचश्मे नजर आते हैं मुल्क के अंदर, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत नहीं, हो। मुझे ये बताएं ना, इस बार IMF राजी क्यों नहीं हो पा रहा है? इतनी सख्ती IMF क्यों दिखा रहा है? हम मानते हैं कि डार साहब ने पहले डिले किया, जब डार साहब आए तभी डार साहब को मुज़ाकरात की तरफ IMF से रुजू कर लेना चाहिए था। न जाने ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस था जो डार साहब को IMF से बात करने से रोक रहा था, और बाद में वो हुआ वही जो होना चाहिए था। आपको पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मजबूरी क्या है इस वक्त IMF का पैसा ना देने की और IMF की सख्ती की? देखिए, बुनियादी मसला पाकिस्तान का यकीन जानिए कि वो सियासी है, वो माशी नहीं है। सियासी बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाते हैं मईशत के अंदर, और मईशत को और फिर 23 करोड़ पाकिस्तानियों को उसकी एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती। आप पिछले साल भर में देख रहे हैं कि फरवरी 28 सन 2022, आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने 10 रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया। ये फैसला था, जबकि उनकी अपनी हुकूमत IMF के साथ ये मुआहदा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। उसका बहुत बड़ा माशी नुकसान है।
एक महीने के अंदर हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो मुझे याद है फरवरी और मार्च। तो मतलब ये है कि एतमाद का फुकदान पिछले साल फरवरी से शुरू है, जब इमरान खान साहब ने 10 रुपए की सब्सिडी दी थी, और अब ये जो फुकदान है वो पेट्रोल पर ही आके बढ़ा है, जब शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना वो गरीबों के लिए सब्सिडी दे दी है। देखिए फिर अक्टूबर में आ जाए, अक्टूबर 2022 में एक नई हुकूमत थी, एक नए वजीर खजाना थे, उन्होंने एक और सियासी फैसला किया। उनका सियासी फैसला ये था कि रुपए की कीमत को मसनूई तरीके से डॉलर के सामने रोक के रखा जाएगा। उसका मुल्क को इतना नुकसान हुआ कि आज हम बैठे हैं कोई 4.5 या 4.6 अरब डॉलर के ज़खायर के ऊपर। एक और सियासी फैसला हमारे सामने आया है पिछले 2 या 3 दिनों में, जिसमें वो क्रॉस सब्सिडी की बात हो रही है, जिसमें पेट्रोल की दोबारा से सब्सिडी की बात हो रही है। तो हम मुआहदा कुछ करते हैं, IMF से किस्त वसूल कर ली जाती है, और किस्त वसूल करने के फौरन बाद उस मुआहदे की जो है वो खिलाफ। लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये जब इतना सेंसिटिव मराहिल में मामला है कि डील होती है नहीं होती है, फिर पेट्रोल पर सब्सिडी देकर IMF के मुआहदे को फिर आप खतरे में क्यों डाल रहे हैं? क्या ये कॉन्शियसली हो रहा है, अनकॉन्शियसली हो रहा है? ये क्यों फिर बार बार वो गलतियां दोहराई जा रही हैं? देखिए इसमें तरजीहात तो साफ जाहिर है कि तरजीह मईशत नहीं है, तरजीह सियासत है। अगर इलेक्शन हो जाने हैं तो फिर किसी न किसी किस्म की ऐसे ऐलानात करने चाहिए कि जिससे वोट ले सकें। यहाँ तरजीह जो है वो रियली वो माशी नहीं है, वो क्लियरली सियासी है, और इसका हल ये निकलता है कि हमें किसी तरह से सियासत और मईशत को अलहदा करना हो। और हमारे पास ऐसे मॉडल सामने हैं, इटली ने ऐसा किया है, जापान ने ऐसा किया है, बरतानिया में हमने देखा है कि ऐसा हो रहा है। इटली में आप अंदाज़ा कीजिए कि पिछले कोई 70 सालों में दूसरे जंग अजीम के बाद कोई 70 वज़राए आज़म आए और चले गए। औसतन हर साल एक नया वज़ीर आज़म आ जाता है, लेकिन उन्होंने सियासी जमातों को आपस में सियासत करने से रोका नहीं है, लेकिन मईशत को और सियासत को अलग कर दिया है। इसी तरह जापान में भी किया है। कोई पिछले कुछ सालों में 2 दर्जन वज़राए आज़म आए हैं, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है वो चलती रहती है। डॉक्टर साहब, जो इमरान खान ने मुआशी तरक्की के लिए 10 नुकाती एजेंडे का ऐलान किया है कि सरमायाकारी लाने के लिए अपने निज़ाम को दुरुस्त करें, बरामदात बढ़ाएं, सयाहत, मादनियात, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री बढ़ाने पर काम करेंगे। देयर इज़ नथिंग न्यू। ये सब वो बातें हैं जो इमरान खान 2018 में भी ये सब बातें अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बना चुके हैं। इस सब में ऐसा क्या नया है कि इमरान खान आएंगे, सब कुछ फौरी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और कोई अलादीन का चिराग आएगा और आपकी मुआशी बदहाली दूर हो जाएगी? देखिए आपने ठीक याद किया, 2018 का जो मंशूर था मुझे याद है वो 61 सफ़हात पे कोई 15,000 उसमें अल्फाज थे, और ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी। और वो मैं उस वक्त भी कहता था कि ये बेहतरीन मंशूर है, आप इसको कंपेयर कर लें किसी भी और सियासी जमात के मंशूर से, ये सबसे बेहतरीन मंशूर है। लेकिन उसके बाद फिर नतीजा क्या हुआ? देखिए 44 महीनों के अंदर कोई 4 तो वज़राए खजाना तब्दील हुए, आपको याद? बिल्कुल। उन महीनों के अंदर कोई 7 दफा तो हमने देखा FBR का चेयरमैन तब्दील हुआ, 5 सेक्रेटरी फाइनेंस है वो तब्दील हुए, और अगर गवर्नेंस के हवाले से देखना है 7 या 8 मरतबा तो IG पंजाब जो है वो तब्दील हुआ, 4-5 दफा IG इस्लामाबाद तब्दील हुआ। तो वो सारे वादे थे, वो लिखे गए थे, वो बिल्कुल ठीक मैं समझता हूँ कि निशानदेही की गई थी पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की। लेकिन 44 महीनों के बाद हमें क्या है? 44 महीनों के बाद अप्रैल में जब नई हुकूमत आई तो PTI जो है वो पाकिस्तान की 75 साला माशी तारीख का। वैसे एक चीज मेरे लिए नहीं थी इसमें कि इमरान खान ने इसमें अपने इस मैनिफेस्टो में नहीं कहा कि हम जो है वो IMF के पास नहीं जाएंगे। लगता है कि जो 3.5 साल उन्होंने हुक्मरानी कर ली है उसमें उनको अंदाज़ा हो चुका है कि IMF के बगैर आप अपनी मईशत को नहीं चला सकते। 2018 में तो उन्होंने ये बड़क मारी थी कि हम नहीं जाएंगे IMF के पास, बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसके बाद उनको जाना पड़ा, लेकिन लगता है कि इस गलती से उन्होंने सीख लिया है कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, ये नारा नहीं लगाया उन्होंने। देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाते। ये हमारी अपनी गलत माशी पॉलिसीज जिनके नतीजे में डॉलर ख़त्म हो जाते हैं ख़जाने में, और फिर हम भागते जाते हैं IMF के पास। और दूसरी बात ये ज़हन नशी कर लीजिए कि IMF
हमारी माशी बीमारियों का हल नहीं है। ये सिर्फ उन बीमारियों की अलामात को दबा देता है कुछ अर्से के लिए। ये IMF का मैंडेट नहीं है कि उसने पाकिस्तान की मईशत को सही सिमत पे चलाना है। ये हमारी अपनी सियासी क़यादत की जो है वो जिम्मेदारी है कि मुल्क की मईशत को दुरुस्त किस तरह करना है। ये IMF के मैंडेट में नहीं है, ये IMF के चार्टर में नहीं है, ये IMF की जिम्मेदारी ही नहीं है। तो अभी तो हम सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी माशी बीमारियां जो हैं उनकी अलामात जो हैं उनको किस तरह दबाया जाए। अभी उन बीमारियों के इलाज की तरफ तो गौर व खौस ही नहीं हो रहा। लेकिन शरह सूद जो बार बार हम बढ़ाते हैं, पिछले दिनों भी 2% आपने शरह सूद बढ़ाई है, इससे हमारे जो डोमेस्टिक यहाँ का कारोबारी एक सिस्टम है इसको कितना धचका पहुंचेगा? देखिए, माशी बीमारियां जो हैं वो यकीन जानिए 2 है, बाकी सब उनकी अलामात हैं। जो आपने मुझे बताया कि इंटरेस्ट रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, ये भी बीमारी नहीं है, एक बीमारी की अलामत है। हाँ। बीमारियां हैं बजट का खसारा और दूसरी बीमारी है तजारत का खसारा। बाकी जितनी चीजें आपके सामने आती हैं वो इन दोनों बीमारियों की अलामात हैं। तो हम अलामात को दबाने की तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बीमारियों का इलाज नहीं ढूंढा जा रहा। तो डॉक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी मुआशी सूरत हाल में ये जून का बजट क्या शक्ल लेके आएगा फिर? देखिए, खदशा इस चीज का है कि वर्स्ट इज नॉट बिहाइंड अस, इट्स अहेड ऑफ अस। यानी कि अभी जो तकलीफ का बोझ है वो हमारे पीछे नहीं है, अभी आना है। वो फ्यूचर में हमें नजर आएगा। अभी मुसीबतों का वक्त खत्म नहीं हुआ। अभी तो जितने भी आप सोचिए कि जो ताकत के सरचश्मे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अदलिया हो, उनका सबका फोकस जो है वो आप सोचिए कि अपनी अपनी पड़ी हुई है सबको। अभी रियासत के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि रियासत को आगे लेके किस तरह बढ़ना है, कि रियासत में रहने वाले जो शहरी हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या काम करना है। अभी सब में कंफ्यूजन है, सब में तक़सीम है और सबको आप सोचिए कि अपनी अपनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशूद डॉक्टर फ़ारूक, आप मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।